प्यारे बच्चों, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सभी लोग बीएचयू बीएससी एजी मैथ्स 2015 का सेट हल करेंगे और साथ में हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अभी तक जितने भी सेट हल किए गए हैं उनके लिए आप सभी लोग अपने कमेंट्स जरूर दिया करें और उनका रिस्पॉन्स कैसा आता है उसको भी आप बताइए, जिससे हम और अपना इम्प्रूवमेंट और अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे मेथड्स को आपके सामने रख सकें। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी आपका हमेशा अच्छे से अच्छा मेथड देने के लिए प्रयास करती रहती है और हमेशा कर रही है। अभी तक के बहुत सारे सेट आपके हो चुके हैं। आज हम सभी लोग 2015 का मैथ का सेट देखेंगे, बीएससी एजी बीएचयू का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेट थ्योरी से रिलेटेड है। अगर किसी स्टूडेंट या कुछ बच्चे सही से विजिबिलिटी नहीं आ रही है तो इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको भेजते हैं। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में टेलीग्राम ज्वाइन करिए और सारी सुविधाओं का लाभ उठाइए। आप सभी लोगों की जो परीक्षा है 11 सितंबर 2020 को बीएचयू की होनी है और हम चाहते हैं कि 24/7 हम लोग मेहनत करके अच्छे से अच्छी तैयारी करके अच्छी रैंक लाएं और अच्छे कॉलेज को प्राप्त कर सके। पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए यूनियन बी डिफरेंस ए का मान। अब ऐसे हम लोगों को नहीं पता चलता कि इसका आंसर क्या आएगा। ये बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी इसमें मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। जैसे इसको देखकर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं लाओ ऑप्शन लगा देते हैं, कोई एक सही हो जाएगा। बिल्कुल गलती नहीं करनी। थोड़ी देर के लिए हम कंसीडर करते हैं, अगर एक सेट ए आपका मान लिया 1 2 3 है, दूसरा सेट बी मान लिया 4 5 6 है, तो हम सभी लोग ए यूनियन बी जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से यूनियन आएगा। अब आपको कह रहा है ए यूनियन बी डिफरेंस ए। जब ए यूनियन बी डिफरेंस ए हम सभी लोग करते हैं तो हमें रिस्पांस क्या मिलता है। हमें पता है कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है। ए को डिफरेंस करना है, एक एलिमेंट है। आपको मालूम है डिफरेंस में क्या होता है कि जो एलिमेंट लास्ट के होते हैं वो पहले सेट से हटा दिए जाते हैं। आप इनको हटाएंगे तो आपके पास बचेगा 4 5 6 और आपको ध्यान से देखना है तो 4 5 6 सेट बी है और इस बिहाफ पर हमें आंसर नंबर 4 मिलता है और हम सभी लोग आंसर नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज यानी कि फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है हमारे सामने और इन क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा देर नहीं सॉल्व करना है। बहुत सिंपल वे, कभी भी आपको अगर रिलेशन फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 1/log(x) और आपसे पूछा जा रहा है इसका डोमेन क्या होगा। अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन के लिए आपका ये जो नीचे दिया गया फलन है log(x), इसकी वैल्यू ही इसका डोमेन का काम करती है और उसके साथ r लग के आता है। अब आप देखिए आपके पूरे आंसर में r कहां लगा हुआ है, दो जगह है, आंसर नंबर 3 और आंसर नंबर 4 पर लगा है। तो अब log(x) किन किन वैल्यू के लिए काम नहीं कर सकता है, log(x) की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जिनसे उसके रिजल्ट सही नहीं हो सकते। तो जैसे आपने देखा कि log(x) यानी कि log(x) में अगर x की वैल्यू -1 ले ली जाए तो log1 होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू मॉड में देता है। तो log1 की वैल्यू 0 होती है, 1/0 इनफाइनाइट होता है। इसी तरह log0 आएगा, log0 ऑलरेडी 0 होता है। फिर अगर 1 वैल्यू रखते हैं तो log1 फिर से log1 की वैल्यू क्या होगी, 0। ऐसी स्थिति में तीनों बार इनफाइनाइट देता है। तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन है, पहले से ही दिख रहा था तो उसको r डिफरेंस करके लिखते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर से फंक्शंस की वैल्यू के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। तो इससे जो आंसर आता है -1 0 और
1, यानी कि थर्ड नंबर आंसर इसका करेक्ट है। और आप सभी लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए और जितनी जल्दी से हो सके आप यहाँ की पूरी अपडेट लीजिए और क्लास अटेंड करिए। मैथ की सबसे अच्छी क्लास, अदर सब्जेक्ट की सबसे अच्छी क्लास तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में ही चल रही है, आप सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल है, इसको देख के ही आंसर दिया जा सकता है। इसमें क्या करना है, हम सभी लोगों को पता है कभी भी लॉग में जैसे दिया है कि द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन लॉग बेस ए एबीसी लॉग बेस बी एबीसी लॉग बेस सी एबीसी, तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बात आपको याद रहनी चाहिए, एक वैल्यू होती है लॉग बेस ए बी, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं लॉग बी अपॉन ए लॉग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए लॉग के केस में। जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व होता हुआ दिखता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर बेस ए है, बेस बी है, बेस सी है, और जब इसको इस फॉर्मूले से रेशनलाइज करेंगे, अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन या ये इक्वेशन इस टाइप से होती है लॉग ए अपॉन लॉग एबीसी प्लस लॉग बी अपॉन लॉग एबीसी लॉग सी अपॉन लॉग एबीसी। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखें तो लॉग एबीसी लॉग एबीसी लॉग एबीसी एलसीएम है, सेम टाइप है, बाहर आ जाएगा। इसमें रिमेनिंग क्या आता है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, हम सबको पता है लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एल, सब मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो इसका जो रिस्पॉन्स बनेगा वो होगा लॉग एबीसी अपॉन लॉग एबीसी। कैंसिल हुआ, आपको स्वयं दिखाई दे रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर 1 होना चाहिए और हम लोग सेकंड नंबर ऑप्शन लेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मार्क्स ज्यादा करने वाला क्वेश्चन है। आपको कभी भी इस टाइप का दिया हो जैसे x प्लस आई वाई और कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट के अंदर a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, आंख बंद करके इसमें आप आंसर दे सकते हो। आंसर कैसे देंगे कि हम सभी लोग जब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को इसी में देख लेते हैं, x प्लस आई वाई का जो कॉन्जुगेट है x माइनस आई वाई होता है, तो इसके अंदर भी चेंज हुआ a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ठीक, अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा और यहां पर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। आपको लग रहा होगा कि ये तो ए प्लस बी माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन हमने आपको कई बार ये बात बताई है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर आयोटा की वैल्यू -1 होती है, इस बात का भी ध्यान रखें। इस कारण से ये x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। अब हमें रिस्पॉन्स क्या दिख रहा है, हमने देखा इसकी वैल्यू आई, कहीं रूट आई नहीं रहा था, स्क्वायरिंग किया, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, तो रिजल्ट आया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर 4 था और ये बहुत ही कम समय में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। आप सब लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल और ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन में वैल्यू बिल्कुल रटी होनी चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं tan पाई बाई 3, मोस्टली सब लोगों को याद रहना चाहिए tan पाई बाई 3 क्या होता है, 60 डिग्री होता है। पाई बाई 4 क्या होगा, 45 डिग्री होगा। पाई बाई 6 क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब आप देखते चलिए, इसको 60 डिग्री, इसको 45, इसको 30 डिग्री और इसको 90 डिग्री। जब हमारे मन में आया तो हमें ये सोचना चाहिए
कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 2 cos स्क्वायर π/4, π/4 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1/2। 3 sec स्क्वायर π/6, sec 30, यानी sec किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो जब उसको रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3। इसके बाद अब आप आगे आते हैं तो 4 cos स्क्वायर π/2, cos 90 क्या होता है? 0 होता है, आप सब लोगों को याद है। तो जब ये 0 हो गया तो इतना 0 करते हैं। अब आप सभी लोगों को ध्यान देना है, इसमें यहां पर 4 नहीं है बल्कि 3 दिया हुआ है। सेकंड नंबर 4 फोर्थ नंबर पे था, तो इसको हम लोग 3 कर लेते हैं। इसके लिए यहां 3 करते हैं तो 3 इंटू 4/3 सॉल्व कर ले, आंसर आ गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 3 + 1 4 + 4 8, आंसर आया 8। आपको देखना है आंसर नंबर कौन सा है, तो हमें मिलता है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, आंसर में मिस्टेक होने की संभावना जल्दी से अगर करेंगे तो ज्यादा रहती है, तो उसको हमें सावधानी से करना चाहिए। यहां पर इक्वेशन को कन्वर्ट करना है और ये इक्वेशन 2 साइडेड इक्वेशन होती है। जैसे आपको देखना है कि यहां दिया गया है समीकरण √3 cos x + sin x = 1 का सामान्य हल, यानी कि नॉर्मल वैल्यू। सामान्य हल को जीबी भी कहते हैं, जनरल वैल्यू। तो इसके केस में क्या करते हैं, जैसे √3 cos x + sin x = 1 है। हमें इसे इक्वेशन का फॉर्मेट देना होता है। हम आपको याद दिला दें कि एक ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का केस होता है a cos थीटा + b sin थीटा + c = 0। तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे इक्वेशन में √a² + b² से बोथ साइड डिवाइड करते हैं। अब a और b क्या है, अगर आप ध्यान से देखिए तो a और b √3 और 1 है। तो a की वैल्यू यहां पर क्या है? √3 है। b की वैल्यू क्या है? 1 है। और √a² b² की वैल्यू क्या है? 3 का √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4 और 4 को 2 कहते हैं। ठीक है, रूट में, तो यहां पर वैल्यू आई 2। इसका मतलब किसके अपॉन में 2 आना चाहिए, इसमें 1/2 आना चाहिए और इसमें 1/2 आना चाहिए। यहां प्रॉब्लम होती है कि आप इसको किसका फार्मूला बनाना चाहते हैं। तो जैसे हम लोगों के सामने आया फॉर्मूला, हम ऐसा लेंगे जिससे हमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन करते समय आसानी हो। तो कॉस के केस में हमें 2 बार करना होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हम ये चाहेंगे यहाँ कॉस का फार्मूला बने। तो कॉस के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि कॉस की वैल्यू √3/2 किस एंगल पर होती है। तो आपको पता चलेगा कि कॉस की वैल्यू √3/2 cos 30 पर होती है। 30 को क्या लिखते हैं? π/6। तो देखते हैं इसको, cos x cos π/6 sin x। अब आपको साइन की वैल्यू, तो sin π/6 क्योंकि sin 30, और यहां पर 1/2 वैल्यू किसकी है। तो cos के लिए अगर फॉर्मूला कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां cos के लिए है वैल्यू, तो ये cos π/3 की वैल्यू होगी। तो जब इतना देखते हैं तो ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना? cos a cos b + sin a sin b, यानी कि cos a - b। ठीक है, तो जब इसको हम लोग लिखेंगे cos a - b, तो इस केस में क्या होगा? x - π/6 = cos π/3। अब बात आती है जनरल वैल्यू की। फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा = cos अल्फा। जब हम cos थीटा = cos अल्फा लेंगे तो थीटा = फॉर्मूला होता है 2n π ± अल्फा। ध्यान दीजिएगा,
अब आपको अल्फा क्या है, पाई बाई 3 है, थीटा क्या है, x माइनस पाई बाई 6 है। सॉल्व करते हैं। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये होगा x माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3। पाई बाई 6 को शिफ्ट कराइए, x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। अब आपको मालूम है कि 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, ठीक है। और 3 और 6 का एलसीएम जब 6 होगा तो यहाँ पर 2 प्लस 2 पाई प्लस पाई होगा, यानी 3 पाई बाई 6। तो इसका जो रिजल्ट होगा इतने का वो होगा पाई बाई 2। तो एक आंसर हमारा बन गया 2n पाई प्लस पाई बाई 2। जब हम लोग उसमें चेक कर रहे थे तो ऐसा आंसर ही नहीं आ रहा था, फिर हमने निगेटिव साइन लिया। जब हमने निगेटिव साइन लिया तो माइनस साइन लेने पर ध्यान देने की बात है, जब हम लोगों ने माइनस साइन लिया तो ये पाई बाई 6 पाई बाई 3 के साथ सब्ट्रैक्ट होने लगा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। जब हम पाई बाई 3 में पाई बाई 6 को जोड़कर घटा रहे होंगे तो इसको कैसे करेंगे, जैसे यहां 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6 होगा। इसके बाद अब आपका क्या है, 3 2 6, तो माइनस का 2 पाई और प्लस का पाई, तो फाइनली यहां पर क्या आएगा, माइनस 2 पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 6। बाकी 2n पाई एज इट इज लगा रहेगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया निगेटिव साइन के लिए, 2n पाई माइनस पाई बाई 6। अब हम लोग आंसर चेक करते हैं। आंसर जब हम लोगों ने देखा तो हमें आंसर में पहला आंसर मिलता है, आंसर नंबर फर्स्ट, x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 6। अगर जल्दबाजी करते, सॉल्व ना करते तो ये क्वेश्चन आपके यहां से निकल जाता। और आप सभी लोग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को आप विशेष ध्यान देते हुए, और इनके सभी सेट आपको दिए जा रहे हैं, अच्छी से अच्छी तैयारी करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट देके हम लोगों का नाम और अपना नाम भी रोशन करते रहें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर इनइक्वालिटी से है। ये क्वेश्चन देख के ही आंसर लगाया जा सकता है। सभी का सबसे चहेता और सबसे सरल क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को छोटे से छोटी क्लास का बच्चा भी सॉल्व करना पसंद कर लेता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें सबको पता है कि इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें जो लेस देन ग्रेटर देन साइन है थोड़ी देर के लिए उसे हम इग्नोर करके करते हैं। जैसे इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया, क्वेश्चन था आपका 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 2 का सोल्यूशन। वैसे तो बहुत लोगों को पता चल गया है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं जिससे और अच्छे से आने लगे। तो ये 4x माइनस 12, सॉरी 4x प्लस 12 माइनस 10, प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट है, इसी स्टेप को आगे से देखते हैं। तो आपका जो आया केस, तो 4x प्लस 12 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय बिल्कुल वही सिंपल वे कैलकुलेशन होती है, कोई बहुत ज्यादा इधर उधर कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। तो यहां पर जैसे माइनस का 12 है और आप इसको उस साइड ले गए या दूसरी ओर शिफ्ट करके ले गए या इधर ले आए, तो ये 12 और 12 24 हो गया। ये ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम इसको अपॉन में यहाँ पर जो ये साइन लगाए इसको इक्वल समझ के सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। जब ये 24 हो गया तो यहाँ पर x को 6 के पास जब ले जाते हैं और यहाँ माइनस 10 लगा हुआ है,
तो 6x माइनस 4x, तो यहां पर आ रहा है 6 माइनस 4 2x, ठीक है। और 24 माइनस 10, जब 24 माइनस 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अब जब ये 14 हो गया तो इसमें से कितना आपका रिमेनिंग पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट की अगर बात करते हैं तो रिमेनिंग पार्ट में यहां पर 24 माइनस 10 14 और 6x माइनस 4x 2x, तो अब 2 से 14 को डिवाइड करें तो कितना आता है 7, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो इसमें 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई त्रुटि इसमें रखी है। अब जैसे इसको आपने देखा कोई आंसर ही नहीं आ रहा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसके अंदर कोई आंसर ना हो। तो लीनियर इनइक्वालिटी में एक रूल होता है कि आप बहुत तेजी से उसको ना सॉल्व करिए, एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। तो थोड़ा और देखिएगा, इसको करते हैं 4x प्लस 6, ठीक, इसके बाद -10, ठीक है, लेस देन 6x माइनस 12। तो इसमें आपको आपकी मिस्टेक पता चल जाएगी, इससे यहां पर आपको कहां पर आपने कौन सा नंबर कम लिखा है वो पता चल जाएगा। जब आपने देखा ध्यान से तो एक जगह पर त्रुटि थी, जहां पर आपने 12 लिया हुआ है वहां 12 नहीं बल्कि 6 था, ठीक। जब यहां 6 पर आए और अब जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, 4x प्लस 6 माइनस 10 और 6x माइनस 12। जब इसको सरल करने आए, सिंप्लीफाई करने आए, तो ये इस साइड जब नंबर को लेंगे, जब इस नंबर को इस साइड ले रहे हो तो साइन चेंज करते हुए लिखेंगे 12 प्लस 6 माइनस 10, और ये ऐसे सिंबल चेंज करके 6x माइनस 4x। तो अब ये सिंबल जब चेंज हुआ है तो इस केस में क्या हो गया, यहां पर 2x, ठीक है, x को आप दूसरी साइड में ले आते हैं, तो 12 प्लस 6 18 और 18 माइनस 10 8, तो अब 2 से कैंसिल कर लीजिए 4, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन किससे, 4 से, लेकिन इसमें क्या दिख रही है कि 4 जो है बड़ा है किससे, x से। तो अब आपने अगर जैसे यहां सिंबल चेंज कर लिया है, ठीक है, या सिंबल चेंज किया है, तो मिस्टेक दिखेगी आपको ये आंसर, लेकिन ये आंसर नहीं आ रहा, आपका आंसर आएगा ये। तो इसमें एक रूल होता है, रूल ये होता है कि जैसे आपने x को इस साइड किया तो आपको ये सिंबल नहीं बदलना है। अगर यहां से साइन होते से माइनस होता, माइनस को बदलते तो आपका ये सिंबल चेंज होता। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जैसे x को इस साइड किया आपने तो आपको सिंबल नहीं बदलना है। जैसे अभी हमने बदला और आपका आंसर दूसरा आने लगा था, तो आपको सिंबल नहीं बदलना। सिंबल कब बदलता है, जब साइन चेंज होते हैं, ध्यान रहे। जब आप यहाँ के साइन चेंज करेंगे तो सिंबल बदलेगा, इसलिए सिंबल जो है हमेशा इस तरह की मिस्टेक कराएगा। ये सिंबल वैसा ही रहेगा, x को बड़ा ही दिखाएगा और 4 को छोटा दिखाएगा। तो इसलिए इस केस में जो आंसर नंबर 2 है इस पर हम लोग आएंगे, उसका आंसर 2 होगा। इसमें मिस्टेक बहुत होती है, इससे आपको बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर से रिलेटेड है और इसे आप बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। इसे हमारा क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, इसको हमें जब तक फैक्टर नहीं करेंगे कोई आंसर मिलने वाला नहीं है। फैक्टर हम ऐसा लेते हैं कि जैसे x प्लस 2 और x प्लस 3 को एक साथ रखें, 3 प्लस 2 5, तो ऐसे ही 1 प्लस 4 5, ऐसा टर्म्स लेंगे जिससे हमारा एक जोड़ा टाइप का बने। तो जैसे हमने पहले को चौथे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ देखा, तो इसे थोड़ा जल्दी करेंगे। तो हम सभी लोगों को पता है कि अगर हम x प्लस 1 और x प्लस 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो आएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अगर हम x प्लस 2 और x प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो आएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, और साथ में प्लस 1 है इक्वल टू 0। तो करना क्या है कि जब हमने x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 लिया,
तो यहां पर भी अभी ये बहुत बड़ा फैक्टर दिख रहा है, इसको y जब लेट करेंगे तो y के फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 4 y प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, इसके बाद 6 प्लस 4 10y और साथ में 6 इंटू 4। ठीक है, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 और प्लस 1 इक्वल टू 0। एक नया फैक्टर तैयार हुआ, y स्क्वायर 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। ध्यान से देखें तो ये y प्लस 5 का होल स्क्वायर है, यानी कि y प्लस 5 दो बार, तो एक ही फैक्टर हुआ y इक्वल टू -5 या y प्लस 5 इक्वल टू 0। आपको तो x की वैल्यू चाहिए थी ना, किसकी वैल्यू चाहिए आपको, x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू तो चाहिए नहीं। अगर कहीं 5 आ रहा है जल्दबाजी मत करिए कि 5 में आंसर मार के चले गए, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए आपको थोड़ा और ध्यान देना है। y क्या था, x स्क्वायर प्लस 5x। ये फैक्टर टाइप का नहीं है, तो क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे। श्रीधराचार्य विधि जब अप्लाई करते हैं तो यहां पर ये क्या है 1, b क्या है 5, c क्या है 5, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी x की -5 प्लस माइनस b स्क्वायर 25 और उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो 4a 1 है, c कितना है 5 4 20 अपॉन क्या होगा 2a, a क्या है 1 तो 2, ये 25 है, ध्यान रखिएगा 25। क्लियर है, तो 25 माइनस 20 कितना हुआ 5, तो आंसर क्या आ गया -5 प्लस -√5 अपॉन 2। चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है सिंपल क्वेश्चन है, लिमिट का है, तो ऐसे केसेस में जल्दी से सॉल्व करेंगे। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम आपको बता दें कि e की पावर 1 अपॉन एक्स, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो जब x की वैल्यू हम 0 रखते हैं e की पावर 1 अपॉन 0 यानी कि e की पावर इनफाइनाइट होता है। लेकिन अगर e की पावर 1 अपॉन माइनस में हो यानी कि -1 अपॉन एक्स, इसको कहते हैं 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू जो होगी 1 अपॉन इनफाइनाइट, इसको तो इनफाइनाइट कहेंगे, तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगी और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होती है। तो जब 1 अपॉन इनफाइनाइट वैल्यू 0 होगी तो इस केस में क्या है, इन दोनों को कॉमन करके जब x की वैल्यू हम लोग रखते हैं तो इस केस में 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, तो फाइनली 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 का जो रिस्पॉन्स होगा वो 1 होगा, तो फाइनली इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट नंबर होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं a तथा b, a और b का गुणोत्तर माध्य, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत आता है। a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। हम आपको बताते हैं ये क्वेश्चन का आंसर से ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ध्यान देंगे। जैसे हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जीपी गुणोत्तर माध्य क्या होता है, √ab होता है। ये कितनी पावर है, 1/2 है। ठीक है, तो अगर जीएम हम लोगों ने कैलकुलेट किया है तो वो √ab है। अब अगर हमें इसको √ab से कंपेयर करके n की वैल्यू निकालनी है तो इतना बड़ा कैलकुलेशन हम नहीं करना चाहते, हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसकी वजह से इसकी कैलकुलेशन √ab हो सकती है। तो यहां पर बहुत सारी वैल्यू दी गई है, आंसर आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो आप देखिएगा कि 5 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर क्लियर कराया जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू हम लोग माइनस का 1/2 सिलेक्ट करते हैं,
तो आंसर सही लेते हैं। ऐसे इसका 4th नंबर आंसर तो आंसर एक लेते हैं। जैसे हमने आंसर लिया n की वैल्यू -1/2, ठीक है। जब हम इसमें रखते हैं, क्या ये इसी वैल्यू को देने में सक्षम है? तो यहां पर क्या आया, a की पावर -1/2 + 1 प्लस b की पावर -1/2 + 1 अपॉन a की पावर -1/2 b की पावर -1/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें मालूम है 1 से आधा निकालेंगे तो आधा ही बचेगा, 1 से आधा निकालेंगे तो भी आधा ही बचेगा। तो करते क्या है कि ये क्या हुआ √a, ये क्या हो गया √b, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये रेशनल जाएंगे, 1 में जाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका रिजल्ट आएगा √a + √b और पूरे के अपॉन में √ab जो कि ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल होंगे तो रिस्पॉन्स करेगा √ab, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो n की वैल्यू -1/2 रखने पर ये आंसर दे रहा है। इसका आंसर नंबर 4 होगा, आपको ध्यान रखना है। आप सभी लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और टेलीग्राम के माध्यम से इसे और अच्छी तरह से इसके PDF नोट्स सारी चीजें ले सकते हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा। जिनको ये आंसर नहीं दिख रहा था, ऊपर आ रहा है, अच्छे से क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड। आप सभी को पता है बायनोमियल थ्योरम की कुछ फंडामेंटल्स होते हैं कि अगर कोई एक्सपेंशन, जैसे इन्होंने कहा है कि एक बायनोमियल 3/2 x² - 1/3 होल पावर 9 के विस्तार में x से के स्वतंत्र पद की बात कही है, मुक्त पद की बात कही है, ठीक है ना। तो अगर सहित या x रहित, ठीक है, रहित पद, फ्री फ्रॉम x, क्या कहते हैं, x से मुक्त, x से स्वतंत्र, ठीक है। आपने सिलेक्शन पाया, आपका और अच्छा सिलेक्शन हो गया, आप परीक्षाओं से मुक्त हो गए, ठीक है, और आप अपने जो टारगेट है उसका लाभ उठाए, आगे चले गए। इसी तरह, इसीलिए तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के माध्यम से हम लोग आपका बहुत ध्यान रखते हुए सभी आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं सबसे रिलेटेड प्रॉपर क्लास दे रहे हैं, प्रॉपर सेट सॉल्व कर रहे हैं। सभी सेट का सोल्यूशन लग चुका है और हमारी अपेक्षा है कि आप सभी लोग अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि 3/2 x² - 1/3 x होल पावर 9 के विस्तार में x से रहित पद, स्वतंत्र पद चाहिए आपको, यानी जहां x ना पाया जाता हो, ठीक है। ऐसे केस में हम सभी लोग एक फार्मूला जानते हैं और फार्मूला होता है TR + 1 = NCR x की पावर n - r a की पावर r, ठीक है। तो अब जब इसकी बात करते हैं तो हमें यहां अक्सर करके देखने को मिलता है r नहीं पता होता है। मालूम क्या है, x पता है, और क्या पता है, a मालूम है, और क्या मालूम है, n की वैल्यू पता है 9 है। जब हम लोगों ने वैल्यू पुट करी तो यहां पर क्या करते हैं, TR + 1 NCR यानी 9CR, साथ में x के रिप्लेसमेंट में यहां से वैल्यू रखेंगे 3/2 x² होल पावर 9 - r, a के लिए वैल्यू आएगी -1/3x होल पावर r। क्योंकि यहां r की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको बहुत सेपरेट करते हैं साइलेंट उसमें, और किसी तरह की माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं जाने देते हैं। तो जब हम लोगों ने इसकी वैल्यू को देखा तो यहां से x सेपरेट करना था, तो जब x को सेपरेट करें तो 9CR 3/2 9 - r साथ में -1/3 होल पावर ऑफ r। अब हम x को सेपरेट करते हैं तो एक तरफ x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हुए 18 - 2r, दूसरी तरफ 1/x की पावर r, तो इसको x की पावर -r, तो एक r इसको और दे देते हैं, तो ये क्या हुआ 18 - 3r, ठीक है। तो जब भी कभी स्वतंत्र पद की बात करेंगे इसकी कंपैरिजन किससे कराते हैं, x की पावर 0 से। जब x की पावर 0 से कराएंगे तो r की वैल्यू आपको मिलेगी 6। समझ में आया? यहां पर जिसको यहां पर कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, तो हम इसके आगे भी इसको जो भी स्टेप होगी वो भी बताएंगे।
तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि किसको कहां पर नहीं समझ में आ रहा है। जब r की वैल्यू 6 आ गई तो r की वैल्यू 6 को जब इसमें हम लोग रखते हैं तो यहां पर x की पावर 0 शो करेगा, तो 9c6 इंटू 3/2 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। फिर 1/3 माइनस का 1/3 होल पावर कितना है, r की वैल्यू 6 है। आपको मालूम है निगेटिव पावर पर यदि पॉजिटिव पावर यानी सम संख्या की घात है तो वो धनात्मक होगा, याद रहेगा। तो जब इसको हम लोग देखते हैं तो यहां से आता है 1/3 की पावर 6 9c6। आपको एक फॉर्मूला याद होगा एनसीआर, कितने लोगों को याद है, ध्यान दीजिएगा। एनसीआर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, याद आया। तो इसको जरा अप्लाई करते हैं तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 9 माइनस 6 3, और यहां से क्या है 3 की पावर 3 को 3 की पावर 6 से जब हम निकालेंगे तो यहां पर बचेगा 3 की पावर 3, और 1/2 की पावर को 8 कहते हैं 3 करके, तो ये हो गया 1/3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें चूंकि आंसर चाहिए, तो आंसर की अगर बात है तो पूरा सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको समय टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो आपके आंसर को कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगी। जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं जैसे फैक्टोरियल 9, तो फैक्टोरियल 9 में केवल 3 टर्म लेना है 9 8 7, बस 6 को उसको हटाना है। फैक्टोरियल 3 को 6 कहते हैं, फिर क्या है 1/8 है साथ में और 1/27 है। सॉल्व कर लेते हैं तो 8 से 8 कैंसिल, 9 से 27 कैंसिल, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके पास नंबर कितने बचे 7/6 इंटू 3 कितना होता है 18। अब आपको आंसर भी मिल रहा है और आंसर नंबर ध्यान रहेगा पहला आंसर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें आपको हल करना पड़ेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 2015 से बीएचयू, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया आपके सामने, इसे आप रट लीजिए। कहां से आया, कैसे आया, अगर आप ये प्रूफ करेंगे तो ये आपका पूरा टाइम खा जाएगा। इसका जो रिजल्ट होता है हमेशा के लिए याद कर लीजिए। वैसे तो हम आपको बता दें कैसे आया है, लेकिन इतना करना नहीं चाहिए। ये आता है, आप कभी करिएगा, सॉरी, x+1 होल पावर n इंटू 1 + x होल पावर n से ये सीरीज बनती है। जब ये सीरीज बनती है nc0 nc1 nc2 और इसी तरह से ncn, इसका रिस्पॉन्स होता है, हमेशा के लिए रट लीजिए, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला ही दिया गया है। कभी कभी जो लोग फॉर्मूला रटते रहते हैं, याद करते रहते हैं, उनको बहुत बेनिफिट हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 2 है। ये ध्यान रहे, फॉर्मूले का भी फायदा लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि शब्द इलाहाबाद के अक्षरों के प्रयोग से कुल कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। आपको बहुत स्पष्ट भाषा में दे रहा है। इसके लिए फॉर्मूला होता है x = फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। ये क्या है, p q r उनके रिपीटेड लेटर्स के फ्रीक्वेंसीज हैं। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की बात है। जब इसको हम लोग सॉल्व करने आए तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने इलाहाबाद में, यहीं से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। रिपीटेड कौन कौन है, a 4 टाइम है, ध्यान दीजिए। l कितनी बार है, l 2 बार है, ठीक है। तो अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 9 है, यानी n की वैल्यू 9 हो गई। a कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है। l कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है। सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल
2। सरल करना है, सरल कर लेते हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ कुछ आंसर दिखेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। अभी आप जल्दबाजी में फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 पे लगा देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है अगर आपको सही आंसर की तरफ जाना है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 9 का कैलकुलेशन क्या है, 9 8 7 6 5 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर लीजिए, फैक्टोरियल 2 से कैंसिल करेंगे 6 को, यहाँ 3। अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई करिए। जैसे आपने देखा कि 9 8 72 इंटू 21 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 और 10 105 इंटू 72 मल्टीप्लाई करिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें 2 5 10, फिर इसके बाद 2, फिर 7 से करोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 5 6 0। ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 5 6 0, 7560। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर से रिलेटेड है। वेक्टर का क्वेश्चन हमेशा हल्का होता है लेकिन मेथड भारी होता है। तो जैसे यहां पर वैल्यू क्या मिल रही है, वैल्यू हमें मिल रही है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना है। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से आंसर देने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 2 है, मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू 7 है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू 3i 2j 6k है। आपको एंगल चाहिए तो आप एक काम करते हैं, यहां पर मॉड लगा लेते हैं ऐसे, तो यहां भी मॉड लग जाएगा। जब मॉड लगाएंगे तो इसमें रिस्पांस क्या आएगा, मॉड लगाने पर इसका रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, रूट में आएगा 9 4 36। तो कितना हो जाएगा, 9 4 36 यानी 49, और 49 मतलब 7। यहां पर क्या है, ए और बी की वैल्यू आपको दिख रही है, 2 इंटू 7 इंटू साइन थीटा, 7 7 to 7 कैंसिल, देन साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 1/2। अब आपको पता होना चाहिए साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो कितना एंगल देगी, 30 डिग्री देगी। आंसर आया 30 डिग्री, और आपका पहला आंसर सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लेन से संबंधित है, समतल से संबंधित है, और समतल में इसको बहुत ध्यान से देखना है। सॉरी, समतल का नहीं है बल्कि ये सरल रेखा का है। सरल रेखा के आगे समतल की बात होती है, ठीक है। तो सरल रेखा की जब बात है, सरल रेखाएं 2x + 3y + 4 + k 6x - y + 12 = 0 और 7x + 5y - 4 = 0 एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर ईच अदर। तो जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती है, सबको अच्छी तरह से पता है कि m1 × m2 = -1 होता है। याद है कि नहीं याद है, ठीक है। अब जब m1 × m2 होता है तो k की वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो करते क्या है, ये दो इक्वेशन है, इसे सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट करें, और ये एक सिंगल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि 2x को x के साथ, 3y को y के साथ, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जब कंपेयर करते हैं तो एक सिंगल इक्वेशन में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। इसे लिखेंगे 2x + 6kx, x को x के साथ, इसी तरह y को y के साथ, तो 3y - ky
कांस्टेंट के साथ 4 + 12k = 0। ध्यान से देखिए, तो ये ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट होने जा रही है। जब इसे एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 6kx। फिर से क्या होगा, y के लिए 3 - ky, और फिर से क्या होगा 4 + 12k = 0। ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, प्रवणता चाहिए। इससे जो प्रवणता निकलेगी, प्रवणता का सूत्र हम सभी लोगों को पता होता है कि m बराबर होता है -sin x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। तो यहां पर गुणांक की बात अगर आई तो गुणांक क्या है, 2 + 6x k अपॉन 3 - k। ध्यान से देखेंगे तो दूसरी सरल रेखा की स्लोप हम यहीं पर देख लेते हैं। दूसरी जो स्ट्रेट लाइन की स्लोप है वो m2 = होगी -7/5। आपका क्या नीड है, आपकी जरूरत है k की वैल्यू लाना। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई, जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है, m1 × m2 = -1 का फार्मूला लगेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा -7/5 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इंटू 2 + 6k अपॉन 3 - k = -1। ठीक है, देखिए ये वैल्यू भी निगेटिव थी और ये वैल्यू भी निगेटिव थी, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो गई, पॉजिटिव। ये माइनस साइन सेफ रहा। अब इसको सॉल्व करना एक सिंपल 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। सॉल्व करके k की वैल्यू जब निकालते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 7 × 2 14 प्लस 7 × 6 42 k इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखे हैं डायरेक्टली, तो जैसे आपने लिखा 15 - 5k। इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां पर क्या आया, -15 + 5k, और इधर क्या हो गया 14 + 42k। ठीक है, अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे यहां से 5k इधर आ रहा है तो 42k - 5k और -15 + -14, ये कितना हो जाएगा -29। ठीक है, जब -29 तो 42 - 5 कितना हो जाएगा, 42 में से 5 माइनस करें तो शायद 37 आएगा, तो 37k, और यहां पर क्या हुआ है -29 अपॉन में ले जाइए। तो अब आपको चेक करना है कि -29/7 कहां पर है, तो आपको मिलेगा आंसर नंबर 2 पर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसे देखकर ही आंसर लगाया जा सकता है, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहा है वृत्त x² + y² + 8x - 16y + 64 की त्रिज्या क्या है। आप सबको पता है रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सर्कल का है इक्वेशन, r √t² + f² - c। सबको देखने से ही पता चल रहा है इसमें g की वैल्यू क्या है, 4 है, f की वैल्यू क्या है -8, c की वैल्यू क्या है 64 है। ठीक, रखते हैं, आंसर आ जाएगा। सॉरी, अब g की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर 60, f की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर 64, c की वैल्यू क्या है -64, ये कैंसिल, 16 का स्क्वायर रूट, आंसर क्या आया 4। आंसर नंबर हो गया 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए, कमेंट करने से मुझे पता चलता रहेगा कि आपकी स्पीड क्या चल रही है और हमारी स्पीड क्या चल रही है। दोनों को एक साथ बैलेंस करके चलना है। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का सबसे बड़ा यही सिद्धांत है
कि दोनों लोगों की स्पीड बरकरार रहे, ठीक है, ना आप डिले हो पाए ना हम लोग। जैसे जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं इससे 10 गुना ज्यादा आप सभी लोग मेहनत करिए, तभी सफलता हम लोगों के हाथ में आने वाली है। आते हैं, अगला क्वेश्चन है दीर्घवृत्त का है, एलिप्स का है, रटा हुआ आपको क्वेश्चन रहता है। एलिप्स का क्या क्वेश्चन होता है, आप लोग रटे रहते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उत्केंद्रता, नाभि, नाभिलंब, नियता, नियता का समीकरण। इसके अलावा इससे बाहर कभी क्वेश्चन करता ही नहीं है, तो आपको ध्यान रहे कि इन 4 5 6 पॉइंट्स को इसके बिल्कुल माइंड में सेट रहना चाहिए। और उसी में से एक क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है उत्केंद्रता का मान क्या होगा। तो जैसे ही एक क्वेश्चन आया तो आपको यहां पर एलिप्स का फॉर्मेट हो, तो इसका एलिप्स का फॉर्मेट क्या है, इसका एलिप्स का फॉर्मेट होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। फिर आपके मन में ए और बी क्या है, ध्यान से देखिए, 25 5 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है। ए क्या है 5, बी क्या है 4। अब उत्केंद्रता का सूत्र आपको पता है कि उत्केंद्रता का सूत्र बदलता रहता है। अब यहां पर क्या है, अगर ए इज ग्रेटर देन बी तो क्या होगा, ए नीचे होगा और बी ऊपर होगा। 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो 1 माइनस 16 अपॉन 25, तो कैलकुलेशन आएगी 9/25, रिजल्ट होगा 3/5। तो इसकी उत्केंद्रता होगी 3/5 और इसका पहला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट से रिलेटेड है। मैंने जितने भी सेट किए आप सभी लोग देख रहे हैं कि लिमिट के 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। इसका मतलब लिमिट को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और लिमिट आपको 2-3 क्वेश्चन अच्छे करा के ही जाएगी। जब हमने देखा लिमिट का क्वेश्चन है और हमारे क्वेश्चन में दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan क्यूब x माइनस tan x अपॉन cos x प्लस π/4, रिजल्ट तो आप बिना हल किए भी ला सकते हैं, लेकिन हो सकता है अगर आपसे कोई मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है तो थोड़ा सा केयर कर लें इस क्वेश्चन। हम सभी लोग जानते हैं कि लिमिट में एक और मेथड होता है, बीएससी में मोस्टली एल हॉस्पिटल रूल, और ये मेथड भी डिफरेंशिएट करके सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा उसको भी हम लोग अप्लाई करें, उससे जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन आंसर देने में मदद करेगा आपकी। जैसे हमने देखा कि ये लिमिट की रूल को अप्लाई करता है कि नहीं, तो आपने लिमिट की जब वैल्यू रखी तो जैसे ही π/4 रखी tan π/4 1 होता है, फिर tan π/4 1 माइनस 1 क्या हुआ 0 हो गया। दूसरी तरफ आपने देखा कि π/4 क्या हो गया, π/2 हो गया, π/2 हो गया, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए ना, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, किस रूल से, एल हॉस्पिटल रूल से। तो इसका डिफरेंशिएशन जरा देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो रहा है 3 tan स्क्वायर x और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, साथ में फिर से tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होगा, अपॉन में cos का डिफरेंशिएशन देखते हैं x प्लस π/4 पे कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ेगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस π/4। कुछ नहीं करना है, अब आपको लिमिट की जब वैल्यू रखनी है, जैसे इसके अंदर लिमिट की वैल्यू हम लोग रखते हैं तो लिमिट की वैल्यू π/4 है, तो यहां ध्यान से देखें तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 × 1 sec स्क्वायर π/4, तो sec π/4, cos की वैल्यू π/4 होगी तो 1/√2, तो sec क्या होगा √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा। यहां पर π/4 प्लस π/4 जब वैल्यू पुट करेंगे तो 90 sin 90 1 होता है, तो -1। अब क्या करते हैं, 6 - 2 4, तो आंसर क्या आएगा -4। चेक करते हैं, तो -4 हमारा आंसर नंबर 2 है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन sin x माइनस cos x। कह रहा है इसकी वैल्यू चाहिए, कैलकुलेशन करेंगे, बड़ा क्वेश्चन होगा,
लेकिन कैलकुलेट तो मन में करना ही पड़ेगा आपको। हम लोग देख रहे हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। ज्यादा चेंज करेंगे तो उस टाइप का आंसर आपका नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो जैसे हमने देखा है कि अंश बटे हर की तरह दिख रहा है, आपके मन में आया कि क्यों ना अंश बटे हर लगा ले। जब हमने अंश बटे हर लगाया तो एक फॉर्मूला होता है हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। जब हम लोग इसको हल कर रहे होते हैं तो उसमें रिस्पॉन्स क्या आता है, कहीं पर एक छोटी सी माइनस प्लस की गलती भी अगर हुई तो इसका सही आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। सभी आंसर एक दूसरे से बिल्कुल मिलते हुए दिख रहे हैं, आपको लगेगा यही आंसर सही है। जिस पे हाथ रखोगे आपको लगेगा यही वाला सही है। लेकिन तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी का सिद्धांत है कि हाथ वहीं रखेंगे जहां सही होगा। ठीक है, तो ध्यान दें जब इसका रिजल्ट देखने आए और फॉर्मूला हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो एक लाइन में लिख रहा हूं, उसको सभी लोग देखेंगे। डिफरेंशिएशन सबको बिल्कुल रटा होता है। ठीक, जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो चुका है। अब हर गुणे अंश का अवकलन, तो जब हम अंश का अवकलन कर रहे थे तो यहीं से देखते चले साइन का कॉस हुआ और कॉस का माइनस साइन हुआ। तो एक तरफ हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ध्यान से देखिएगा यहीं पर है क्वेश्चन, और दूसरी तरफ हमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मिल रहा था। और दूसरी साइड में जो आ रहा था वो होगा अंश गुणे हर का अवकलन। तो अंश गुणे हर के अवकलन में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या है कि अगर ये एक माइनस का जो डिफरेंस है हम नहीं ध्यान रखते हैं तो हमारा कोई और आंसर मिलेगा और इसी में मिलेगा। अगर इस एक माइनस को ध्यान देते हैं तो हमारा आंसर वो मिलेगा जो हमारा सही आंसर होगा। तो इसको एक माइनस को जब हम लोग केयर करते हैं तो माइनस केयर करने पर क्या होगा कि जैसे यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है यहाँ साइन, एक माइनस का डिफरेंस है तो उसको हम लोग बैलेंस करते हैं, माइनस बाहर लेंगे तो ये भी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऑफ होल स्क्वायर हो रहा है और ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ होल स्क्वायर और अपॉन में जो है वो रहेगा। ठीक है, अब सरल करिए, यहां से माइनस गया बाहर, इसका होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट होगा 1 माइनस साइन 2x। इसका रिजल्ट क्या होगा 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, तो अब आप 1 माइनस साइन 2x और 1 प्लस साइन 2x को सिंप्लीफाई कर लें, बाहर एक माइनस दे दें और ये भी रिजल्ट होगा 1 माइनस साइन 2x। तो आपको खुद ही दिखेगा कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो अब दूसरी तरफ यहां से होल स्क्वायर हटा लें क्योंकि हम लोगों ने यहां पर जो वैल्यू दी है वो इसके होल स्क्वायर की ही वैल्यू दी है। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जो होल स्क्वायर होता है जब उसको ओपन करते हैं तो 1 माइनस साइन 2x आया, तो इसलिए अब स्क्वायर यहां नहीं लगाएंगे हम लोग। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के 3 शीर्ष बिंदु ए 3 - 1 2 बी 1 2 -4 सी -1 2 1 और 2 है, तो दिए गए चौथे शीर्ष बी के निर्देशांक एक समांतर चतुर्भुज हम लोग प्लॉट कर लें। समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष जैसे हमको मिल रहे हैं, शीर्ष ए मिल रहा है, शीर्ष बी मिल रहा है, शीर्ष सी मिल रहा है, इसी तरह से तीनों अलग अलग पॉइंट मिले लेकिन डी के विषय में जानकारी नहीं है। इनके डायगोनल्स विकर्ण मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक रूल होता है कि कभी भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनके मिड पॉइंट की बात की जाए, चूंकि ये 3 डायमेंशनल क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल क्वेश्चनों में जो 2 डायमेंशनल के फॉर्मूले होते हैं वही कन्वर्ट हो जाते हैं, बस उसमें जेड एक्सिस और इंक्लूड होता है। तो यहां पर क्या है कि जैसे ये 3 - 1 2, बी क्या है 1 2 -4, सी क्या है -1 1 2, डी क्या है
हम लोगों ने x y और z लेट कर लिया। ठीक, अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जैसे अप्लाई किया, ये P पॉइंट ले लिया इन दोनों डायगोनल्स के लिए। अगर इन दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट पता करें और इसका देखें तो इसके बिहाफ पर क्या आएगा? x प्लस 1/2 y प्लस 2/2 z माइनस 4/2 इक्वल्स टू, इन दोनों का मिड पॉइंट देखते हैं। जब इन दोनों के मिड पॉइंट की बात आई तो 3 माइनस 1/2 ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस 1 क्या हुआ? 2, 2 से डिवाइड करें, 2/2 क्या हो गया? 1 हो गया। फिर क्या आता है? -1 प्लस 1 तो 0/2 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा? फिर से आते हैं तीसरे पे, 2 प्लस 2/2, 4 का हाफ कितना होता है? इसको एक एक से कंपेयर कर देते हैं, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। तो यहां पर पहली वैल्यू देखते हैं क्या है? x प्लस 1/2, तो रिजल्ट क्या आया? x की वैल्यू 2 माइनस 1 1। दूसरी वैल्यू के लिए आते हैं, y प्लस 2/2, तो y 0 है y के लिए y एक्सिस पर, तो यहां पर क्या आएगा? y की वैल्यू -2 आ जाएगी। z की वैल्यू की बात अगर करें तो 2 और 2 4, और 4 प्लस 4 8, तो अब आपको आंसर दिख जाएगा। तो आपके पास 1 -2 और 8 है, तो इस तरह से हमें पहला आंसर दिखता है और इसका फर्स्ट आंसर होगा। और अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस समतल, यानी कि समतल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और समतल में थोड़ा केयर करना होगा आप सभी लोगों को। उस समतल का समीकरण जो बिंदु 1, 1 -1 से गुजरता है तथा समतलों x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0 पर लंब है। आपको पता है कि लंब के लिए क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आते हैं, क्योंकि समतल की बात चल रही है और 1 और 1 -1 से गुजर रहा है, तो समतल के लिए एक समीकरण होता है ax by cz प्लस d इक्वल टू 0। कुछ समीकरण इन्होंने दे रखे हैं, तो उन समीकरणों से हम लोग क्या करते हैं? n1 और n2 का पता लगा लेते हैं। जब n1 और n2 का पता लगाते हैं, जैसे पहले समीकरण के माध्यम से, पहला समीकरण हमें क्या बताता है? n1। तो यहां से n1 क्या है ये देखते हैं। n1 आपका आ जाएगा, इसके साथ 1 है, यानी i, 2j, 3k। दूसरा है समीकरण n2, इससे n2 क्या मिलेगा? 2i माइनस 3j, यहां पर माइनस होगा, प्लस 4k। जे प्लस 4k। तो जो कि परपेंडिकुलर की बात हुई है, तो n की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। n क्या हुआ? इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है n1 क्रॉस n2। इन दोनों वेक्टर्स का जब समतल के द्वारा क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं समतल में, तो यहां पर आएगा, यहां j है, इसका ध्यान रखें। तो n1 क्रॉस n2 क्रॉस प्रोडक्ट i j के 1 2 3 2 माइनस 3, इससे भी एक वेक्टर आएगा। इससे जो वेक्टर आ रहा है वो वेक्टर क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। इसका जो वेक्टर आएगा, इसे देखते हैं, जैसे i को लिया गया, तो जब i को लेते हैं तो यहां से जो वैल्यू आएगी इसको साइलेंट करते हैं। ठीक है, 8
माइनस माइनस प्लस 3, तो 8 3 3 क्या हो गया 9 और माइनस माइनस प्लस 9 8 17। दूसरा निगेटिव j मॉड, इसको साइलेंट करते हैं बीच वाले को, 4 माइनस 6 प्लस k, इसके लिए क्या आते हैं, इसको साइलेंट करते हैं, -3 माइनस 4 तो -7, तो इस पे रिस्पॉन्स क्या आएगा 17i माइनस माइनस प्लस 2j, इससे क्या आएगा -7। ये एक वेक्टर आया, और इस वेक्टर से क्या है कि जो a और b और c की वैल्यू है हमको मिल रही है 17 2 माइनस 7। अब इसको क्या करते हैं, यहां रखते हैं, जब इसमें हम लोगों ने रखा फर्स्ट इक्वेशन में, तो 17 x उसके बाद 2 y और यहां माइनस का 7 z प्लस d इक्वल टू 0। कहां से गुजर रही है 1 1 माइनस 1 से, तो यहां एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यू जब रखते हैं 17 इंटू 1 2 इंटू 1 और माइनस माइनस प्लस 7 प्लस d इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, 17 2 19 और 9 7 16 26, तो d की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 26। अब हमें कुछ नहीं करना है, हम लोगों को इसमें वैल्यू पुट करनी है d की, बाकी इक्वेशन यही रहेगी, तो इसको चेक कर लेते हैं। 17x प्लस 2j, सॉरी 17i 2j माइनस 7k और साथ में क्या है माइनस का 26। तो जरा चेक करते हैं कौन सा है, फर्स्ट नहीं आ रहा है, सेकंड में जाते हैं, उसमें 2 माइनस के हैं, आपको चाहिए 1 माइनस का, तो यहां पर माइनस का 26 है, तो आपको थर्ड नंबर आंसर पे आना है और आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मिलता है। प्रोबेबिलिटी में आपको सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये दिया जा रहा है, 1 से 200 तक अंकों में से एक अंक चुना जाता है, चुने गए अंक की 4 या 6 से विभाजित होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि 4 और 6 या लगा हुआ है, या का मतलब होता है यूनियन, और लगा होता और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आपका जो वर्किंग है वो यूनियन के लिए है, आपका क्वेश्चन जो है वो यूनियन के लिए दिया हुआ है, लेकिन जब हम देखते हैं तो पहले हमें बात करनी चाहिए 1 से 200 तक। तो अगर 1 से 200 तक की बात करते हैं तो 1 से 200 के बीच में आपको ध्यान देना है, 2 तरह की संख्या है, लेकिन हमें 3 तरह की संख्या देखनी होगी। सबसे पहले तो डिविजिबल बाय 4, 4 से विभाजित होने वाली, फिर उसके बाद देखनी है 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी, फिर उसके बाद 6 और 4 का एलसीएम 12, 12 से विभाजित होने वाली संख्या को भी आपको पता लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये दोनों के लिए हो गया। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन की बात करता है। ठीक, तो जब दोनों के लिए देख रहे थे तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या की अगर हम बात करें तो आपसे ये नहीं कहेंगे कि इसमें समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाने आइए। ठीक है, इसमें आपको समांतर श्रेणी का सूत्र बिल्कुल नहीं लगाना है। 4 से 200 में भाग करिए, कितनी बार जा रहा है, 4 पंचे 20, कुल कितनी संख्या हो गई 50। ठीक है, कितनी संख्या हो गई 50। इसके बाद 6 से भाग करेंगे तो 6 त्रिक 18 और फिर 6 त्रिक 18, कुल 33 संख्या लेंगे, दशमलव वाली संख्या नहीं लेंगे, क्योंकि आप जब समांतर श्रेणी में इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो 1 से लेकर 198 तक ही देखेंगे, यानी 200 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब 200 को नहीं काउंट करेंगे तो उस कंडीशन में आपको 33 संख्याएं मिलेंगी। तो अब जरा देखते चलें, इसको A मान लें, इसको B मान लें, और इसी तरह 12 से डिवाइड होने वाली भी संख्या का पता लगा लें।
जो कि ए इंटरसेक्शन बी का काम करेंगी। तो 12 से विभाजित होने वाली, तो 12 से भाग करके देखते हैं। 12 एकम 12, ये कितना बता 8, और 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, ठीक है, ज्यादा हो रहा है, 12 छंग 72। तो 12 से जब डिवाइड करते हैं, करके देख भी लें, तो कितना आ रहा है ये देख लें। तो 16 नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, जो पॉइंट की वैल्यू होती है वो नहीं, क्योंकि सीरीज में अगर इसको श्रेणी में कर रहे होते तो श्रेणी में वही नंबर हम लोग लेते जो उसको डिवाइड करने वाले हैं, बाकी लेफ्ट हो जाते। तो ऐसे 16 नंबर आपको यहां पर मिलेंगे, 16 संख्याएं होंगी। अब हम लोग देख रहे हैं कि एन ए हो गया, एन बी हो गया, और एन ए इंटरसेक्शन बी पता चल गया, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये तो आपने केवल इसका सेट तय किया, ठीक। अभी हम जब इसको प्रोबेबिलिटी पे आएंगे तो एन एस कितना है, 200 है। टोटल नंबर कितने हैं, 200। तो जब हम फार्मूले पर आएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जब P लग जाएगा तो इन सबके अपॉन में 200 आपको लगाना है, रेशियो करना है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमको पी ए यानी कि 50/200, पी बी 33/200, पी ए इंटरसेक्शन बी 16/200। जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना है, 200। तो 50 इंटू 33 कितना हो जाएगा, 83, माइनस 16 कर ले कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है देखते चलिए। तो आंसर आपका आ रहा है 267/200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग प्रत्येक क्वेश्चंस का कमेंट जरूर करते रहें। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों के लिए, और आप लोग भी इसी तरह मेहनत करिए जितनी मेहनत हम लोग आपके साथ कर रहे हैं। और टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर के इससे रिलेटेड जितने पीडीएफ हैं उसको भी लें, जिससे आपकी पढ़ाई और अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ये क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व होता है। इसको जब तक हम कोई कांस्टेंट नहीं देते ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, इसकी प्रॉब्लम होती है। जैसे हम देख रहे हैं अपॉन में साइन और कॉस दोनों है। ऐसे केस में अगर हमने जैसे एक कांस्टेंट लिया तो कांस्टेंट क्या है, जैसे साइन ए माइनस बी आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है। जब साइन ए माइनस बी लिया तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा आपको। यहां पर साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx, और एक 1/sin ए माइनस बी अलग से मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड भी करना है, जो हमेशा रहेगा। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है कि ऊपर कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं दिख रहा है। जब हम वेरिएबल को साथ लाएंगे तो ये एक कंडीशन लाएगा, साइन यहां पर क्या है, x ऐड करना है, x सब्ट्रैक्ट करना है। जब x ऐड करेंगे x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केस क्या बनेगा, वो होगा x माइनस बी, ठीक है। तो एक माइनस का x मिलेगा। तो अब माइनस के x से जब हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो वो x माइनस ए होगा। यहीं पर थोड़ा ध्यान देना है, नहीं तो आंसर दूसरा मिल जाएगा और सभी आंसर एक ही तरह दिख रहे हैं। यहां पर आया साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। हम सभी लोगों को इसका फॉर्मूला अच्छे से मालूम है और डिवाइड करके एक ही लाइन में इसे हम लोग आंसर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे।
जैसे हम सब लोग जानते हैं ये साइन ए मान लिया जाए, ये बी मान लिया जाए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी। तो ध्यान से देखते चले, हमारे मन में आया साइन ए कॉस बी, तो क्या करेंगे, साइन ए कॉस बी में हम देख रहे हैं कि कैंसिल कौन लोग होने वाले हैं। तो साइन ए कॉस बी में जो आपका कैंसिल होने वाला टर्म है कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो रहा है। और अब आपके पास सॉरी एक्स माइनस ए नहीं है, बी की जगह क्या है, एक्स माइनस ए, बी नहीं है। इसको जरा लिखते हैं, यहां लिखेंगे जब आएगा साइन ए यानी एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए। पूरे के अपॉन में देखें तो दिख रहा है कौन सा कैंसिल होगा कौन सा नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, इसके बाद कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर आपको एक एक टर्म कैंसिल होते हुए दोनों में से दिखेंगे। तो आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन जो है अभी और लंबा है, और इस क्वेश्चन में क्या है कि यहां से एक बार एक पद कैंसिल होगा, इसके बाद दूसरे वाले से कैंसिल होगा, तो दोनों बार कॉट का केस बनेगा, सॉरी हाँ कॉट का केस बनेगा। तो कॉट के केस से जो आंसर इसका बनता है वो आंसर नंबर इसका 2 आ जाएगा, और आप लोग 2 आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये इसके आगे काफी लंबी कैलकुलेशन, आप सभी लोग कमेंट में इसका भेजिएगा और बताइएगा कि कितना आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आप लोगों को याद है, जब फोर्थ प्रॉपर्टी करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो इस क्वेश्चन की एक्चुअल स्थिति आएगी वो ये होगी 2i इक्वल्स टू 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस dx। ठीक है, सबको मालूम है cos x को t लेट करेंगे sin x कैंसिल होगा और एक माइनस एक्सेस होगा। लिमिट हम नहीं बदलने वाले हैं, डायरेक्ट लिमिट से आंसर देंगे पाई 0 to पाई। यहां पर एक माइनस एक्स्ट्रा होने वाला है, वो माइनस पहले से अप्लाई कर देते हैं, तो यहां आएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सबको पता है ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर टाइम स्क्वायर टी का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये लिमिट तभी अप्लाई करेंगे जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट में उसको रखने हैं। के बाद तो 2i इक्वल्स टू माइनस पाई, और यहां पर tan इनवर्स t का केस है, 0 to पाई लिमिट है, लेकिन अभी ये लिमिट नहीं रख सकते हैं क्योंकि t के लिए फिर लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। इससे अच्छा कि t किसको लेट किया था उसी को रख लेते हैं। तो माइनस पाई tan इनवर्स cos x 0 to पाई। अब आप लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। cos एक्सोसिएंस का मान क्या होता है, -1, तो tan इनवर्स -1 माइनस cos 0 का मान क्या होता है 1, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है, 3π/4 होती है, और -π/4 भी होती है, जो आपको समझ में आए। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, क्योंकि जब पाई/4 हम ऐड करेंगे तो पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा है, पाई स्क्वायर अपॉन 2 फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी से आंसर नहीं देता है। जैसे इसमें हमने देखा कि dy/dx cos x plus y का एक सोल्यूशन है, तो जैसे हम लोग थोड़ी देर के लिए अगर इस क्वेश्चन में x प्लस वाई को कुछ लेट कर लें, क्योंकि 2 वेरिएबल एक साथ आ गए x और y। ठीक, मोस्टली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, x को x की तरफ सेपरेट करते हैं, y को y की तरफ और इंटीग्रेट कराते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टीज है। x प्लस वाई को जैसे हम लोग t लेट करते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको मान लेते हैं, तो dy/dx ये cos t हो जाएगा। ठीक, अब जब t लेट किया है तो इसे जरा डिफरेंशिएट करें फिर से, तो जब इसे डिफरेंशिएट करते हैं अगेंस्ट टू x, ये 1 हो जाएगा dy/dt।
ठीक है, सॉरी dy बाई dx और dt अपॉन dx। अब क्या करना है कि जब हम लोग इसको देख रहे थे तो ये इस तरह से कन्वर्ट हुआ, तो हमें क्या करना है, अपने पूरे क्वेश्चन को टी के फॉर्मेट में भेज देना चाहिए। जब हम इसको पूरे क्वेश्चन को टी के फॉर्मेट में भेजे तो हमें dy बाई dx को भी हटाना है, इस वन को dt अपॉन dx के साथ ले जाए तो यहां पर आएगा dt अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू कॉस टी। सेपरेट कर लेते हैं। जब इसको सेपरेट किया गया तो सेपरेट करने पर क्या है कि t के टर्म्स t के साथ आने चाहिए, ठीक, और x को बिल्कुल अलग कर लें। तो जब t के टर्म्स की बात आई तो इसको सेपरेट करने पर मिलता क्या है, dt, या 1 को भी अभी हटाइए, कारण क्या है, 1 आपको डिस्टर्ब कर रहा है। 1 इसलिए डिस्टर्ब कर रहा है कि जब तक आप 1 को नहीं मूव करा रहे हो तो ये dx 1 के साथ चला जा रहा है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है यहां पर। तो 1 को भी हटाइए। 1 को जैसे हटाते हैं तो हमारा क्वेश्चन और जल्दी से सॉल्व होने की स्थिति में होगा। तो इसको क्या करते हैं, dt अपॉन dx cos t प्लस 1। तो cos की एक क्षमता होती है कि वो 1 को हटाने में बहुत माहिर है, ठीक है। क्या करते हैं, 1 प्लस में है, मैंने कई बार कहा कि जब 1 प्लस में हो तो cos का cos के टर्म में फार्मूला ओपन करिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1 प्लस 1, जो 1 परेशान कर रहा था वो अब कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपके पास रिस्पॉन्स आया dt अपॉन dx इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर t बाई 2, ठीक। सेपरेट कर लेते हैं इसको, t को t के साथ। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 की कोई समस्या नहीं है, जो 1 आपको डिस्टर्ब कर रहा था वो अब सॉल्व हो रहा है। सॉल्व कर लें तो यह जाएगा 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर t बाई 2 dt और dx, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 सेक स्क्वायर t बाई 2 dt और यहां पर x प्लस c। हम सबको पता है कि सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है। सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t होता है, लेकिन सेक स्क्वायर t बाई 2 का जो इंटीग्रेशन होगा 2 tan t होगा, ठीक है, यानी कि 2 tan t बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan t बाई 2 और यहां पर क्या है, प्लस x इक्वल टू x प्लस c। t क्या था, x प्लस y था। तो अब आप बहुत ध्यान से देखिए तो आपको आंसर मिला, फर्स्ट आंसर। तो इस तरह से आप सभी लोग तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में बीएससी एजी बीएचयू मैथ की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह की क्वेश्चन है, तो ये सुविधा है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को कमेंट या टेलीग्राम के माध्यम से और अधिक विस्तृत जानकारी में ले सकते हैं। तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी लोग निरंतर मेहनत करिए हम सभी लोगों के साथ। धन्यवाद।